भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरह से मां बहन की गालियां दी हैं और खास तौर से अयोध्या वासियों को जिस तरीके से मां बहन की गालियां दी जा रही हैं वो बहुत ही अफसोसजनक और पीड़ादायक है। अगर इतना ही बात सही है जितना आप लोग कह रहे हैं कि वो सब कह रहे हैं कि साहब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो छोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता तो गृह मंत्री हट जाए अमित शाह जी, कोई भी विभाग ले ले। अगर हर विभाग बड़ा है तो मत्स्य पालन दे दीजिए अमित शाह को और लल्लन सिंह को बना दीजिए गृह मंत्री। तो अति उत्साह में उन्होंने नारा लगा दिया मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी ने कहा जय जगन्नाथ। जय श्री राम का नारा भी भूल गए। इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से नफरत करती है। नेक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार हक रहमानी। वाकई के 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे तौर पर स्थिति अब बदल चुकी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो आंकड़े हमें देखने को मिले थे और ख़ास तौर पर सरकार बनाने को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही थी उस पर यही कहना था तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कि ये सत्ता एनडीए और इंडिया दोनों की बन सकती है। और चूँकि अगर नीतीश और टीडीपी ये दो, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये दो ऐसे चेहरे हैं जो सत्ता को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और दरअसल इसी बात को लेकर के लगभग आप कह सकते हैं कि कई घंटों तक जो है लगातार चर्चा चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई उस तरीके की कामयाबी जो है, सफलता जो है वो नहीं मिल पाई। यानी कि ये जो दावे थे, ये जो वादे थे वो पूरी तरीके से विफल हो गए दर्शकों। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार लंबे समय से ये जो चर्चा चल रही थी या फिर इस तरीके का जो पक्ष रखा जा रहा था, लगातार इसको लेकर के जो है दिन रात आप कह सकते हैं कि मीडिया चैनलों पर भी ये खबरें और आंकड़ों के ज़रिए तो जो है मरोड़ करके पूरे के पूरे समीकरण को दिखाने का प्रयास किया जा रहा था दर्शकों, वो इंडिया गठबंधन को कोई भी जो है काम नहीं आया और न इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। हालांकि दावे बहुत सारे थे, चाहे वो तेजस्वी यादव के हों, चाहे वो अन्य चेहरों के हो। संजय राउत का बयान आपको याद होगा। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति का भी यहाँ पर जिक्र इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पर भी सभी की नज़रें टिकी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं तो वो महाराष्ट्र है। 48 सीटें हैं कुल लोकसभा की। दरअसल इस वजह से ही उस राज्य पर सभी की नज़रें टिकी थी कि आखिरकार महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण क्या होगा, महाराष्ट्र का फैसला क्या होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरह ढंग से यूपी में कामयाबी का झंडा गाड़ा, महाराष्ट्र में गाड़ा, राजस्थान, पंजाब और तमाम अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, बिहार में भले ही एक तरीके से जो है उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई दर्शकों, लेकिन इतना तय है कि दरअसल इस लड़ाई को लेकर के अब स्थिति काफ़ी ज़्यादा जो है सुलझती नजर आ रही है। और सत्ता बनने के बाद विपक्ष का तोड़ क्या है, विपक्ष की सोच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। अरे भाई, दो बड़े इनके सहयोगी हैं, एक को मछली मंत्रालय दे दिया, दूसरे को जहाज मंत्रालय दे दिया। भाई जेडीयू के लल्लन सिंह जी को और पूरे बिहार को ये उम्मीद थी कि रेल मंत्रालय कम से कम बिहार के खाते में जाएगा, तो उनको आपने मछली मंत्रालय दे दिया, पशुपालन मंत्रालय दे दिया, पंचायती राज दे दिया और एक को हवाई जहाज दे दिया। अब हवाई जहाज में पूरा देश जानता है कुछ बचे नहीं है, जहाज सरकार के पास है नहीं, वो प्राइवेट वालों का है, और हवाई अड्डा प्राइवेट वालों का है, वो भी अब सरकारी बचा नहीं, वो मोदी जी के दोस्त अडानी का है सारा हवाई अड्डा। तो है क्या उसमें नागरिक उड्डयन में, लेके उड़ते रहिए आप। तो यही मंत्रालय मिला है, मछली मंत्रालय और जहाज मंत्रालय। तो इसलिए मैंने कहा भाई, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय,
इन सारे विभागों को प्रभावशाली माना जाता है। अब कहने के लिए तो सब, अगर इतना ही बात सही है जितना आप लोग कह रहे हैं कि वो सब कह रहे हैं कि साहब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो छोटा काम छोटा बड़ा नहीं होता तो गृह मंत्री हट जाए अमित शाह जी, कोई भी विभाग ले ले। अगर हर विभाग बड़ा है तो मत्स्य पालन दे दीजिए अमित शाह को और लल्लन सिंह को बना दीजिए गृह मंत्री। अगर सब कोई छोटा बड़ा नहीं है तो मत्स्य पालन वाला अमित शाह ले लें और गृह मंत्री बन जाए लल्लन सिंह जी। आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई अब ये जो सरकार का गठन हुआ है दर्शकों, ये सरकार का गठन लंबे समय तक चल पाएगा? क्योंकि देखिए, पहले कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें किसानों को लेकर के फैसला लिया जाता है, इंदिरा आवास में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का वादा किया जाता है और तरह तरह की बातें जो है वो देखने को मिली। लेकिन जो मंत्रिमंडल की जो शक्ल है, जो मंत्रिमंडल के चेहरे हैं, वो वही पुराने चेहरे हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है। यानी कि नरेंद्र मोदी फिर से अपने उसी पुरानी कैबिनेट के साथ तीसरी बार सत्ता चलाने के फिराक में है। लेकिन क्या इन 10 वर्षों में काम हुआ था? दरअसल अगर 10 वर्षों में काम होता तो जाहिर सी बात है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं परिवर्तन जो देखने को मिला है, ख़ास तौर पर ये कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों की वजह से मिला है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर भाजपा पूरे तौर पर यकीन बना चुकी थी, मान चुकी थी कि वहाँ पर उनकी पार्टी सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी और पिछले बार से तो बेहतर करेगी ही करेगी, लेकिन वहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ी। और अब देखिए कि विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया है कि वो और ज़्यादा मजबूती के साथ इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच एक लौ जगाने की कोशिश करें, क्योंकि अब मात्र कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा के चुनाव में बिहार और दिल्ली दोनों जगहों पर, हालांकि इस चुनाव में समीकरण बिल्कुल अलग ढंग से होंगे, चूँकि विपक्षी पार्टियां हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन को जो है जारी न रखें, वो अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले, जिसकी संकेत जो है अभी से मिलने शुरू हो गई दर्शकों। तो नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आपको और देखनी चाहिए। चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाए। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा, मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। भारतीय संसदीय इतिहास में 150 सांसद पहली बार मोदी जी की सरकार ने निलंबित किया था। और यह कहने की बात होती है कि ये तो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है, ये तो राज्यसभा के अध्यक्ष का फैसला है। निलंबन का प्रस्ताव सरकार लेके आती है, संसदीय कार्य मंत्री निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाता है। और कम से कम एक विषय में मेरी सलाह जरूर माननी चाहिए सांसदों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी निलंबन की कार्रवाइयों का और मार्शल के द्वारा बाहर फेंके जाने की कार्रवाइयों का मैं रहा हूं। बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 56 बार बेल में गए 6 साल के अंदर। कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया, जनता के मुद्दे उठाए, कभी किसान के सवाल, कभी नौजवान के सवाल, कभी पहलवान के सवाल, कभी मणिपुर के सवाल, कभी शिक्षा मित्र के सवाल, कभी ओल्ड पेंशन के सवाल, और मुझे निलंबित किया गया, बाहर किया गया। तो मैं अभी भी इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है, और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है। ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है
तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरह से मां बहन की गालियां दी हैं और खास तौर से अयोध्या वासियों को जिस तरीके से मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, वो बहुत ही अफसोसजनक और पीड़ादायक है। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई ये बड़ा खेला होने वाला है। सरकार गिरने को लेकर के, सरकार बनाने को लेकर के तमाम तरीके के दावे अब भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, मामला क्या बढ़ने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन किस तरीके की रणनीति पर काम कर रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।